हाय, मैं हूं अपूर्व। आप सबके लिए लाया हूं आज ब्रह्मास्त्र सीरीज में त्रिभुज का सेकेंड वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फर्स्ट वीडियो में जो कंसेप्ट हम यूज किए थे उससे हम ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के विभिन्न प्रश्नों को जो बोर्ड एग्जाम में पिछले साल या अन्य सालों में पूछे गए हैं उसे कंसेप्ट से कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये जो स्लाइड पे आप अभी देख रहे हैं यह सब फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया है। तो त्रिभुज का फर्स्ट क्लास आप देख लीजिए, तब सेकेंड क्लास देखिएगा तो आप ज़्यादा कुछ अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा और वो सब अप्रोच सीख जाइएगा। ये सब फर्स्ट क्लास का था। आते हैं आप सेकेंड क्लास के क्वेश्चनों पे। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं। हमने आपको कुछ चीज़ पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, तो जो जितने वर्ग होते हैं वो सब समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? समरूप। आप कहिएगा कैसे होते हैं? तो देखिए, अगर कोई वर्ग बनाइएगा आप और वो समरूप होंगे कि नहीं, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम दो वर्ग आपको बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और वो कंसेप्ट का यूज करेंगे कि उस कंसेप्ट से सॉल्व हो रहा है या नहीं। चलिए आइए एक बार हम वर्ग को देखते हैं। चलिए वही वर्ग ले लेते हैं जो लिए थे पहले। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा कलर। ये ABC नाम का एक वर्ग है। A है, ये B है और ये क्या है? C है और ये D है। ABCD नाम का एक वर्ग है। एक दूसरा वर्ग और उठाते हैं और इसका नाम है, यहीं रख देते हैं इसको, इसका नाम है DEF। DEF नहीं है, इसका नाम है EFGH। अब ये वर्ग समरूप होंगे। किस आधार पे समरूप होंगे? समरूपता के लिए दो कंडीशन चेक करना होगा। समरूपता का पहला कंडीशन बताता है, अगर वर्ग है तो इसकी सब भुजा बराबर होगी, तो ये आकार में समान है। आकार में क्या है? समान है, क्योंकि इसमें भी चार भुजा है, इसमें भी चार भुजा है, तो ये आकार में क्या हो गए? समान, जो हमको पहले कंसेप्ट में बताए थे। दूसरा, आप माप में देखना होगा कि ये माप में अलग अलग हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये ऐसा है कि ये 2 माप का है और ये 4 माप का है। ठीक है, ये किस माप का है? 4। अब सेम लग रहा है देखने में, लेकिन मान लेते हैं कि 2 है और ये क्या है? 4 है। और ये अगर वर्ग है तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा ना, ये भी 2 होगा और ये भी क्या होगा? 2। और ये भी वर्ग है तो ये 4 है, एक भुजा हो गया है, तो सारी भुजा कितनी होगी? 4 ही माप की होगी। तो आप गौर से देखिए कि ये 2 है ना, और दूसरा वाला जो वर्ग है उसकी भुजा 4 है ना, तो ये 2 है वो 4 है, तो 2 का दुगुना 4 हुआ ना, 2 का दुगुना 4 हुआ ना। तो भुजाओं का अनुपात हर जगह आपको बराबर दिख रहा होगा। भुजाओं का अनुपात हर जगह क्या दिख रहा है? बराबर। और ये अंदर के कोण जो है ना, सब जगह ये जो कोण है वो भी आपको सब जगह कितने दिख रहे हैं? 90 डिग्री दिख रहे हैं। सारे कोण आपको कितने डिग्री के दिख रहे हैं? समान हैं, ये 90 डिग्री के दिख रहे हैं। इस दोनों कंसेप्ट के आधार पर हम बोल सकते हैं, क्योंकि भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है और ये इसके अंदर के जो कोण है संगत कोण वो बराबर हैं। जैसे संगत कोण जैसा कोण E है वैसा ही कोण A है, तो E भी 90 है और A भी 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि वर्ग के सभी अंदर के जो कोण होते हैं, अंतः कोण, वो सब 90 डिग्री के ही होते हैं। तो ये संगत कोण बराबर हैं और जो भुजाएं हैं वो समानुपातिक है। समानुपातिक है मतलब ये 2 है और ये क्या है? 4 है। ये 2 है, वो क्या है? 4 है। तो 2 है और ये 4 है, तो 2 और 4 के बीच का अनुपात अगर देखिएगा तो ऊपर 2 नीचे 4, तो 1:2 हुआ ना। तो सारी भुजा 1:2 में ही है। इस दोनों वर्ग को देखें तो इसका अनुपातिक मान हर जगह भुजाओं का क्या आ रहा है? 1:2। तो इस कंडीशन से बता सकते हैं कि ये क्या होगा? समरूप होगा। इस दोनों कंसेप्ट का यूज किए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज जो भी होते हैं वो सब समरूप होते ही हैं।
आपको इस पहले भी पढ़ाए थे, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर देखिए फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन अभी आया ना, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, जो अभी आप पढ़ें। अब सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो आ ही गया। अब ये भी हो सकता है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आइए, तो फर्स्ट क्लास में इस चीज़ को क्या किया गया है, पढ़ाया गया है। तो ये समझ गए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। ये भी ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। आइए इस चित्र में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA का। ODC यहाँ है, ODC ऊपर में है, नीचे वाला त्रिभुज का नाम है OBA नीचे है, और ये समरूप है। कोण CDO, कोण CDO 70 डिग्री है, यह लिखा हुआ भी है 70 डिग्री है। BOC 115 डिग्री है, कोण BOC यहाँ लिखा है 115 डिग्री है। DOC का मान चाहिए, कोण DOC, D यहाँ है, O यहाँ है, C यहाँ है, मतलब जो कोण चाहिए वो कौन सा है, अगर देखें तो ये कोण हमको चाहिए, ये कोण का मान चाहिए। ठीक है, अब ये कोण हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या कैसे निकालेंगे, ये एक लाइन है ना CD, और इस लाइन पे कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री का। कितने का बनता है, 180 डिग्री का। उसमें से ये कोण कितना डिग्री दिया है, 115। तो ये पूरे लाइन पे अगर देखिएगा कि पूरा एक लाइन पे, मतलब अगर देखें कि ये कोण जो है ये पूरा रहेगा 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिग्री का होगा, 180। उसमें से ये जो कोण दिया है, ये छोटा सा पार्ट, ये 115 डिग्री आपको दे दिया है। और ये जो पार्ट छोटा वाला है, ये अंदर वाला, त्रिभुज के अंदर वाला, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए पूरा 180 होगा और 115 क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। तो 180 में से 115 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप इसको घटाइएगा तो आपको कितना डिग्री आएगा, 65 डिग्री। घटाने पर कितना डिग्री आएगा, 65 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 7 में से 1 गया 6, तो ये कितना डिग्री आएगा, 65। तो आपका सही जवाब कौन सा ऑप्शन हो रहा है, C ऑप्शन। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न बता रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:4 का है तो उसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। अब संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है, परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। तो अभी आप पढ़ के आए थे कि संगत भुजाओं का अनुपात और परिमाप का अनुपात बराबर होता है। अभी आप देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको सिखाया गया है पिछले वाले क्लास में। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लीजिएगा, तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर। परिमाप का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर। तो जो परिमाप का अनुपात अगर मान लीजिए यहाँ पे 2:3 निकल गया परिमाप का, तो संगत भुजा का अनुपात भी यही निकलेगा, 2:3 ही। समझ में आया। अगर परिमाप का अनुपात 5:4 निकल गया तो संगत भुजा का अनुपात भी हमेशा क्या निकलेगा, 5:4 ही निकलेगा, क्योंकि ये बराबर होता है इसका अनुपात। ये समरूपता का एक कंसेप्ट ही है, तो हम अभी यूज करेंगे। अब बताइए ये इसके संगत भुजा का जो अनुपात है वो दिया हुआ है। संगत भुजा का अनुपात कितना लिखा हुआ है, अगर गौर से देखिएगा तो 3:4 लिखा हुआ है। और इसके परिमाप का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो बताइए दोनों अनुपात बराबर होगा ना। तो जो संगत भुजा का अनुपात है वही परिमाप का अनुपात होगा, तो क्या आंसर होगा, 3:4। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न बता रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB बटे DE। और इसके लिए ना आप एक बार थोड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं ताकि ना आप क्लियर कंसेप्ट से इसको समझ पाइएगा। एक तो छोटा सा त्रिभुज यहाँ एक लिए और एक और त्रिभुज यहाँ लेते हैं। आइए दो त्रिभुज हो गया आपके सामने हैं। अब आते हैं सबसे पहले, इस त्रिभुज का नाम है ABC। क्या नाम है, ABC। नाम दिया हुआ है जो वही लिखेंगे, ABC। और इस त्रिभुज का नाम है DEF, तो इसका नाम है DEF। क्लियर हो गया। अब ये त्रिभुज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम कंसेप्ट को अच्छे तरीके से सीखें। ये अनुपात दिया हुआ है AB बटे DE, मतलब पहले वाले त्रिभुज का AB बटे DE लिखा हुआ है, फिर BC बटे EF लिखा है, CA बटे DF लिखा है। तो कोण A बराबर 40 है, ये दिया हुआ है। कोण A का मान क्या लिखा हुआ है, 40 डिग्री। ठीक है। और कोण B का मान दिया हुआ है, कितना डिग्री है,
80 डिग्री। आपसे कोण एफ का मान पूछा है, अब बताइए। आपको बताए थे कि अगर ये मान पूछा है, दिया नहीं है, पूछा है, तो आपको हमको ये बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछा है। अब अपने ध्यान से देखिए कि अगर ये त्रिभुज समरूप हो जाएगी, क्यों समरूप होगी? आप कहिएगा कैसे आप बोल दिए समरूप होगी? क्योंकि संगत भुजा समानुपातिक है। संगत भुजा क्या है? समानुपातिक है। तो संगत भुजा समानुपातिक होती है कब? जब त्रिभुज समरूप होती है। तब त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती है। थेल्स प्रमेय तो यही है। तो ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। और जब त्रिभुज समरूप है तो उसके जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो जो त्रिभुज का ए कोण है, यहाँ जो त्रिभुज एबीसी में कोण ए है, वही कोण डी होगा। तो बताइए ये कितना डिग्री होगा? ये भी 40 होगा ना, वो 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। जो कोण बी है वही ई होगा, तो ये कितना होगा? 80 होगा। अब बताइए एक त्रिभुज में हमेशा 180 का ही कोण बनता है। अधिक त्रिभुज के अंदर टोटल कुल कोणों का योग कितना होता है? 180। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 40 हो गया, ये 80 हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 120। ये दोनों मिलके 120 हो गया ना, और टोटल 180 का कोण बनना चाहिए। ये 120 हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा कि 180 का कोण बन जाएगा? ये दोनों मिल करके 120 हुआ, तो बताइए ये 60 हो जाएगा तब ना, तीनों मिलके 180 होगा, ये दोनों मिलके 120 हो गया, तो ये कोण 60 डिग्री का है। समझ में आया? और नहीं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिएगा तो 180 डिग्री में से इस दोनों का जोड़ घटाना होगा। तो 80 40 कितना हुआ? 120 डिग्री क्या कीजिएगा? घटाइएगा, तो कितना डिग्री आया? 60 डिग्री। तो इसका सही जवाब कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। ठीक है, कैसे सॉल्व किया समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यहाँ लिखा है त्रिभुज एबीसी में एक्स कोमा वाई क्रमांक भुजा एबीसी एसी पर 2 बिंदु है। अच्छा, त्रिभुज एबीसी में है तथा एक्स वाई समांतर बीसी है। ये एक्स अनुपात इतना दिया है और इसका अनुपात चाहिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज लिए। अब ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक्स वाई जो क्रमांक है वो भुजा ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है। तो ये त्रिभुज है, तो ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सही है। अब आते हैं सबसे पहले चलिए, तो सबसे पहले इसको समझ जाते हैं। यहाँ पर ए बी सी नाम का एक त्रिभुज है और ए बी पे कोण है? एक्स है, तो यहाँ एक्स है, और ए सी पर कौन चीज है? वाई है, तो यहाँ वाई है। क्लियर हो गया? 2 बिंदु इस प्रकार है कि ए एक्स समांतर है बी सी का। अच्छा, एक्स ए एक्स नहीं, एक्स वाई समांतर है किसका? बी सी का। देखिए समांतर है तो भुजा अनुपातिक होगी। थेल्स प्रमेय बताता है कि अगर ये समांतर है तो भुजा क्या होगी? अनुपातिक होगी। मतलब ए एक्स बटे बी एक्स, थेल्स प्रमेय से यूज कर रहे हैं। और पिछले वाले क्लास में आपको पता है ए वाई बटे सी वाई ये बराबर होगा। अब बताइए ए एक्स का मान दिया हुआ है, ए एक्स अनुपात बी एक्स लिखा है। ए एक्स अनुपात बी एक्स, वो क्या लिखा है? 2/3, 2:3, मतलब 2/3। और आपसे पूछ रहा है ए वाई अनुपात सी वाई, तो ये भी वही होगा। ए वाई अनुपात सी वाई भी 2 क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि इस दोनों का अनुपात इस दोनों तरफ के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये अनुपात 2:3 है, तो ये भी क्या होगा? 2:3 ही होगा। बिना सॉल्व किए भी बना सकते थे सीधा थेल्स प्रमेय से। कैसे कहिएगा? भुजा क्या है? यहाँ देखिए भुजा क्या है, अगर गौर से देखें तो भुजा क्या है? समांतर है। भुजा समांतर, एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींच दी गई है। एक भुजा के समांतर एक लाइन खींच दिया गया, वो लाइन त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं को काट रही है। तो थेल्स प्रमेय यूज हो रहा है। अब इस एक तरफ के भुजा का अनुपात दे दिया गया है, एक तरफ के दोनों भुजाओं का अनुपात दे दिया गया। वही अनुपात जो है ना, दूसरे तरफ की जो भुजा है उसके क्या होगी? बराबर होगी। तो ये भी वही होगा, जो ये है वो ये दोनों बराबर होगा, दोनों अनुपात। उसका कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट।
आइए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, अब पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB और तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC है। त्रिभुज ABC है ना, सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो ये आपका त्रिभुज ABC हुआ। अब इसमें हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC पे है, तो D और E लेना होगा। तो D और E यहाँ है। ठीक है, ये D है और ये E है। त्रिभुज का नाम है ABC। ये हुआ D और ये हुआ E। D और E बिंदु क्रमशः, मतलब क्रमशः लिखा है ना, तो इसका अर्थ हुआ AB पर है D और AC पर है E। देखिए यहाँ भी चेक कर लीजिएगा, AB पे D और AC पे E है। इस प्रकार है कि AD समांतर BC है, मतलब AD नहीं, सॉरी, DE समांतर BC है। DE समांतर है BC का, और समांतर है तो आप जानते हैं थेल्सफर में यूज होगा। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ क्या है, AD 1 है, AD अनुपात BD लिखा है, तो AD ये 1 है, ये 1 है, और ये क्या है 2 है, और AC 27 है। ये पूरा भुजा दिया हुआ है 27 है, पूरा AC, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है 27 है। तो EC का मान चाहिए, EC मतलब यहाँ से यहाँ तक की भुजा आपको निकाल के क्या करनी है, बतानी है। यही प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्वेश्चन समझ गए। अब बताइए, अगर ये समांतर है, DE समांतर है किसका, BC का, तो हम थेल्सफर में यूज करेंगे। थेल्सफर में बताता है क्या कि AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC का, ठीक है। तो AD कितना है 1 है, और BD कितना है, अगर BD देखिएगा तो BD कितना है वो 2 है, और AE कितना है, AE है पता नहीं है, ठीक है। तो AE है, और AE है, और EC के जगह क्या लिखिएगा, EC है, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ बताइए, हम AC को क्या लिख सकते हैं। AC को हम लिख सकते हैं ना, AC जो है वो AC को लिख सकते हैं, हम AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC लिख सकते हैं। अब AC बराबर लिखा हुआ है, कितना लिखा है 27, AE दिया हुआ है नहीं, हमको निकालना क्या है वो देखिएगा, EC निकालना है, तो EC रहने दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से हम ना एक मान निकाल लेते हैं, EC निकालना है, EC का मान निकाल लेते हैं। EC से 1 का गुना क्या हो जाएगा, EC, और 2 से AE का गुना क्या हो जाएगा, 2AE, ठीक है। तो ये एक मान आपको मिल गया है कि EC बराबर क्या है 2AE है। तो यहाँ देखिए, यहाँ AE है ना, तो AE ही रहने दीजिए, और EC है ना यहाँ पे, EC को क्या लिख सकते हैं, EC किसके बराबर है, EC बराबर है किसके, EC बराबर है 2AE के, तो यहाँ लिखिएगा 2AE, ठीक है। अब बताइए 27 हो गया ना, 27, और ये कितना हो गया, AE यहाँ एक बार है, यहाँ 2AE है, तो 3AE हो गया ना, AE हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 3 से कट गया, 3 नम्मा 27, 9 बार में, तो AE का मान आ गया, क्या आया AE का मान, वो 9 आया। अब AE निकल गया ना 9। अब जब AE निकल चुका है, AE ये है, AE ये है, ये 9 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 27 है। तो EC निकाल सकते हैं ना, EC कैसे निकालेंगे, कहिएगा EC बराबर हो जाएगा 27 में से 9 घटा दीजिए, और 27 में से 9 घटाइए, क्योंकि पूरा AC 27 है और AE 9 है, और EC निकालना है। तो EC बराबर क्या होगा, 27 में से किसको घटा देते हैं, 9 को, 27 में से 9 घटाइए तो 18 होगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 18।
तो 18 बी ऑप्शन में है ना, इसका आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस का क्वेश्चन से बता दिए। इसके शॉर्ट प्रोसेस भी हैं उसमें, लेकिन कंपटीशन वाले मैथ में वो चले जाएगा, प्रतियोगिता परीक्षा में बताया जाता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप 36 और 24 हैं और PQ 10 सेंटीमीटर है। इसके परिमाप दिए गए हैं दो समरूप त्रिभुज के। तो आपको PQ 10 है तो AB का मान चाहिए। एक बार ना दो त्रिभुज बनाते हैं पहले, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो एक त्रिभुज हुआ और दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दोनों समरूप होगा, समरूप हो गया। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर त्रिभुज है तो इसका नामकरण कर देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। तो दो त्रिभुज हो गया। अब दो समरूप त्रिभुज है, नहीं DEF नहीं है, सॉरी इसका नाम थोड़ा गलत लिखा गया। इसका नाम दिया हुआ है, जो दिया है वही लिखना चाहिए। PQR है, ABC तो सही था, ये P है, ये Q है और ये R नाम का है। इसके परिमाप दिए गए हैं 36 और 24 हैं। इसके परिमाप है 36, इसके परिमाप है 24। ठीक है, इसका परिमाप 36 दिया हुआ है, इसका परिमाप क्या लिखा हुआ है 24। तो PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बताए थे कि एक त्रिभुज का परिमाप मतलब त्रिभुज ABC का परिमाप, ABC का परिमाप, ये आपको समरूपता प्रमेय में पढ़ाया गया है। बटे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये, PQR का परिमाप, PQR का परिमाप। परिमाप का जो अनुपात होता है ना, उसकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। मतलब वो किसके बराबर होता है, AB बटे किसके, PQ के, ऐसा होता है। और बाकी भुजा के साथ भी होगा, बाकी भुजा जैसे BC बटे क्या होता है, QR के। और एक और भुजा रह गया ना, एक और कौन सा रह गया, AC बटे क्या होता है, AC बटे PR होता है। ठीक है, ये होता है, ऐसा होता है। अब बताइए इसके परिमाप का अनुपात दिया है, मतलब ये 36 बटे क्या दे दिया है, 36 सेंटीमीटर बटे क्या दे दिया है, 24 दे दिया है। ठीक है, अब 36 बटे 24, सेंटीमीटर का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा AB का मान जो है ना, AB का मान वो निकालना है, तो AB की जगह AB ही रहने दीजिए। और PQ का मान दिया हुआ है, PQ कितना लिखा हुआ है, PQ का मान लिखा हुआ है, PQ 10 है। ठीक है, अब ये कट रहा है, देखिए कैसे कटिएगा, 12 से, 12 दूना 24, अब 12 तिया 36, ये कट रहा है 2 से, 2 पंचे क्या हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ AB है ना, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो AB से 1 का गुना होगा ना तो AB हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, नीचे वाला सब कट गया है, तो यहाँ 1 है। ठीक है, और यहाँ 5 और 3 का गुना कीजिएगा तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। AB का मान निकल गया, कितना सेंटीमीटर हुआ, 15 सेंटीमीटर। आपके किस ऑप्शन में है, B में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं एवं उनके क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल दिए गए हैं। त्रिभुज ABC के 36 हैं और त्रिभुज DEF के 49 हैं। तो दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब आप पढ़ के आए हैं, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात उस संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर। त्रिभुज वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसका जो अनुपात होता है। तो अब देखिए इसका अनुपात दिया हुआ है, वो कितना लिखा हुआ है, 36 बटे क्या लिखा हुआ है, 49। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपको। अब कह रहा है इसके वर्ग के अनुपात के, तो भुजा का अनुपात पूछ रहा है। जब आपको क्षेत्रफल दिया जाए और भुजा का अनुपात पूछे तो आपको क्या करना होगा, ये किसके वर्ग से बना है ये देखना होगा।
ये किसके वर्ग से बना है, बस जिसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं, वर्गमूल निकाल दीजिए तो भी होगा कि इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, मतलब इस पे रूट लगा दीजिए, इसी पे क्या लगा दीजिए, रूट। तो अभी किसके स्क्वायर से बना है, 36 बना है 6 के स्क्वायर से, 49 बना है 7 के स्क्वायर से, तो इसका आंसर हुआ 6 अनुपात क्या 7। किस में है, बी ऑप्शन में। क्यों, क्योंकि किसका यूज किए हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं उसका जो अनुपात होता है उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा का वर्ग कीजिएगा ना, वही क्षेत्रफल होता है। तो संगत भुजा का वर्ग जब क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल ही संगत भुजा होगा। क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट ही उसका क्या होगा, संगत भुजा होगा। तो स्क्वायर रूट मतलब 36 जो है ना किसके स्क्वायर से बना है, 6 के, और 49 किसके स्क्वायर से बना है, 7 से। यही इसका क्या निकलेगा, भुजा का अनुपात होगा। भुजा नहीं, भुजा का क्या होगा, अनुपात। आइए नेक्स्ट, हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चित्र ए बी सी, चित्र बी सी समांतर डी ई है, बी सी समांतर डी है। देखिए बी सी यहाँ है और डी ई है, ये समांतर है, ठीक है। ए बी अनुपात ए डी अनुपात ए बी दिया है, ए डी मतलब यहाँ से यहाँ तक का लाइन और इसके साथ इसका अनुपात दिया है, वो है ए ई अनुपात एक्स का, ए ई अनुपात एक्स है। तो एक्स का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए डी अनुपात ए बी है, ठीक है, तो ये अनुपात लिखना होगा आपको। ए डी अनुपात क्या दिया हुआ है, ए बी। अब वो किसके बराबर है, ए ई अनुपात एक्स का, ठीक है। तो एक्स का मान पूछा है आपसे। आप सबसे पहले देखिए कि पहली बार जो अनुपात दिया हुआ है वो किस तरीके से दिया है। ए डी के साथ एक बार यहाँ से यहाँ तक की भुजा ली गई है, ठीक है, और दूसरी बार पूरी भुजा ली गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी भुजा देखिए ली गई है ना। तो एक जब जिस तरीके से इधर भुजा लेते हैं ना अनुपात, उसी तरीके से दूसरी तरफ वाली भुजा में भी अनुपात लेना होगा। जैसे ए बी में जैसे अनुपात लिया गया है उसी तरीके से ए सी में भी भुजा का अनुपात उसी तरीके से लेना होगा। तो पहले देखिए ये लेंगे, पहले ये लेंगे, ये वाला, पहले इतना दूर वाला भुजा लेंगे ए, और फिर क्या लेंगे, पूरा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ए सी, ठीक है। तो इसका अर्थ ए तो दिया हुआ है और जो x है ना वो x पूरी भुजा है, पूरी। तो पूरी क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले ए डी लिया गया होगा फिर पूरा भुजा लिया गया है ए बी, तो पहले ए ई लिया जाएगा फिर पूरा भुजा लिया जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये x क्या है, x कुछ और नहीं ए सी है, x का मान क्या है, ए सी है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, ए सी, सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में कोण ए और कोण पी, कोण बी और कोण क्यू और कोण सी और कोण आर है। दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, और कोण उसके क्या हैं, बराबर दिए गए हैं, तो त्रिभुज समरूप होंगे। अब संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप। और डायग्राम से समझना चाहेंगे तो डायग्राम ये हुआ, ये पहला त्रिभुज हुआ, ठीक है। और अब आते हैं एक दूसरा त्रिभुज भी लेते हैं, और ये दूसरा त्रिभुज हुआ, ठीक है। ये दो त्रिभुज है, ये है ए, तो कुछ नहीं लगे, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी ए बी सी और पी क्यू आर, पी क्यू आर, दो त्रिभुज है। अब इसके जो अंदर के भुजा हैं वो दिए गए हैं, वो इक्वल हैं। जो ए भुजा है, कौन सा भुजा है ए, वो किसके बराबर है, पी के बराबर है, ए और पी बराबर है, ठीक है। जो बी है ना, बी भुजा, वो किसके बराबर है, वो क्यू के बराबर है। और जो आर है ना, सॉरी जो सी है ना वो आर के बराबर है। ये सी है ना, ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो आपको बताए थे जब संगत भुजा जो होता है
वो बराबर हो जाता है। जब त्रिभुज के दो त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना, इसका अर्थ त्रिभुज पी क्यू आर या त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसका, पी क्यू आर का। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है, समरूप का चिन्ह हुआ त्रिभुज किसका, पी क्यू आर का। तो देखिए तो किस ऑप्शन में है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। ये ऑप्शन क्या हो गया, सही। आइए नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी सारी भुजा की माप क्या होती है, बराबर। तो मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो ये आपके पास समबाहु त्रिभुज है। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजा की माप बराबर होगी। तो ये ABC नाम का त्रिभुज है, A है यहाँ, B है यहाँ और C है। ठीक है, सब भुजा बराबर होगा। तो मान लीजिए कि ये अभी 2A है, ठीक है, ये 2A है, ये क्या है 2A है और ये 2A है। अब निकालना क्या है, और गौर से देखिएगा तो निकालना है ऊंचाई, निकालना है ऊंचाई। ये 2A थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, चलिए, निकालना ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई एक बार इसमें ड्रॉ कर देते हैं। ऊंचाई है, मान लीजिए कि ये इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई है तो इसको h से डिनोटेट करते हैं। तो ये आपका क्या है, h है। ठीक है, h मतलब ऊंचाई। अब ये पता नहीं है तो यहाँ ABC है तो यहाँ D मान दे देते हैं। क्या मान देते हैं, D। हमको ऊंचाई बताना है। अब ना हम यूज करेंगे। अब सबसे पहले अब ये बताइए, ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि यह क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले ऊंचाई ही निकालने के लिए एक काम कीजिए, सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम ऊंचाई निकालेंगे तो यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसकी भुजा AB, AC और BC तीनों बराबर होगी। तो समबाहु त्रिभुज में जो लंब डाला जाता है समबाहु त्रिभुज में, वो इस आधार को, ये जो लंब डाले हैं, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ यहाँ से यहाँ तक क्या जो माप है, ये BD जो है वो A हो जाएगा और CD जो है वो भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, BD भी A हो जाएगा और CD भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब इसकी ऊंचाई निकालनी है ना। अब जब हम इसकी ऊंचाई निकालते हैं तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम ना एक चीज़ यूज कर देते हैं। सबसे पहले यूज करते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण। यहाँ का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री होगा तो ये कोण, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90। तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण। अब समकोण त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है। तो AB क्या कहलाएगी, कर्ण। एक लंब हो जाएगी, मान लीजिए AD लंब है, आधार क्या है, BD। तो हम ना अब H निकाल रहे हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं, मतलब लंब निकाल रहे हैं। तो लंब बराबर क्या होता है बताइए, तो लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है 2A, तो उसका स्क्वायर, और आधार क्या है माइनस A। ठीक है, A का स्क्वायर। तो अब बताइएगा 2A का स्क्वायर, 2 दूना क्या हो गया 4A स्क्वायर, और ये A स्क्वायर। ठीक है ना, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यहीं कर देते हैं, सॉरी उधर कर देते तो अच्छा रहता। चलिए यहाँ लिखते हैं, अच्छा से करते हैं। यहाँ पे क्या आया है 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यही चीज़ फिर से लिख दिए। इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 3A स्क्वायर। स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा ना, तो क्या आंसर आएगा 3A। अच्छा, रूट रह जाएगा, 3 पे रूट रह जाएगा क्योंकि 3 का रूट खत्म नहीं होगा। स्क्वायर A के रूट को ख़त्म करेगा तो रूट 3A, जो ऑप्शन नंबर किस में है, B में है। आइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज EFG में LM समांतर है FG का। EFG नाम का एक त्रिभुज है, इसमें LM जो है वो समांतर है किसका,
एफ जी का, सही है। समांतर है तो भुजाएं अनुपातिक होगी, ठीक है, जो आप पढ़ के आए हैं, भुजा क्या होगी, अनुपातिक। अब ये भुजा अनुपातिक होगी, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय यूज कर रहे हैं तो भुजा अनुपातिक होगी। यहाँ पे दशमलव देखिए सब जगह एक ही अंक बाद है, 8 के बाद एक अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव का यूज हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, मान लेते हैं नहीं है दशमलव। तो ये देखिए 18 का तिगुना है ना, ये 18 तिया 54, मतलब 18 का कितना गुना है, तिगुना है, 18 का तिगुना है ये, 18 तिया 54। तो यहाँ भी जो लिखा जाएगा उसका ये कितना गुना होना चाहिए, तिगुना। अब अनुपात बराबर तो तभी होगा, दोनों साइड का अनुपात तभी बराबर होगा जब इसका जितना गुना ये है उसका भी इतना गुना ही इधर वाला भी हो। तो 18 तिया 54 हुआ, तो यहाँ क्या लिखे कि तिगुना 72 हो जाए, इस 7.2 को भी 72 मान लीजिए। तो आपको पता है किसका तिगुना 72 होता है, तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 का तिगुना 72 होता है, तो यहाँ 24 होना चाहिए। तो आंसर में यहाँ क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। अब आता है जवाब कि 24 होना चाहिए, लेकिन 24 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है ना 72 में, तो यहाँ भी एक अंक बाद क्या देना चाहिए, दशमलव। तो सही जवाब क्या होगा, 2.4 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो थेल साहब बताए थे कि अगर दो समान कोणिक मतलब दो त्रिभुज हो और उसके कोण समान हो, संगत कोण क्या हो, समान हो, तो उसकी भुजाएं हमेशा जो होती है ना, अगर कोण समान होते हैं तो उनकी भुजाएं हमेशा क्या होती है, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। ये किसका कथन है, थेल्स का। तो क्या जवाब होगा, थेल्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न बता रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी 13 सेंटीमीटर और बी सी 12 है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी एक बार बना लेते हैं और देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में ये त्रिभुज समकोण है, कहिएगा आप कैसे पता चला, भुजा की माप से पता चल रहा है, क्योंकि एक भुजा 13 है ना, एक भुजा क्या है 13 है। आप देखिए एक भुजा क्या है 12 है और एक भुजा क्या है 5 है। तो 13, 12, 5 ऐसा भुजा है जो पैथागोरस ट्रिक पे आधारित है, इससे पता चल रहा है। कैसे कहिएगा, कैसे, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 में 144 जोड़ने से 169 आता है। तो इसका अर्थ हुआ दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के क्या है, बराबर है। दो भुजा का वर्ग, एक भुजा 5 दूसरी भुजा 12, इस दोनों का वर्ग करते हैं, वो किसके बराबर है, तीसरी भुजा जो 13 है उसके वर्ग के बराबर है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये त्रिभुज समकोण है, मतलब ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी नाम का एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 13 है, एक भुजा जो है ना वो 5 है और एक भुजा कितनी है, 12 है। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण। तो कोण सी का मान पूछा है, कोण सी का मान। अच्छा ए बी सी, सॉरी रुक जाइए, ए बी 13 है, नहीं गलत हो गया, ये ए बी 13 है। तो बताइए यहाँ ए है ना, ए बी 13 है, कर्ण को ही 13 बनाना पड़ेगा। तो कर्ण को 13 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बी लिखना होगा, तभी तो 13 होगा। ये ए बी 13 हो गया। अगर ये ए बी 13 है, ए बी ये हो गया, तो यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा तब, सी होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, सी लिखिएगा, ठीक है। तो ए बी 13 हो गया। अब मिलाइए, बी सी 12 है, सही है, बी सी कितना है 12 है और ए सी कितना है 5 है, सही है। तो कोण सी का मान पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये कोण क्या होगा, तो बताइए ये कोण क्या होगा। कर्ण के सामने का कोण समकोण होता है, कर्ण के सामने का कोण समकोण होता है। पैथागोरस विलोम बता रहा था, ये पैथागोरस विलोम से क्वेश्चन है, किससे है, पैथागोरस विलोम। पैथागोरस विलोम बता के अनुसार, पैथागोरस विलोम प्रमेय के अनुसार कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, जैसे यहाँ पे ए बी का वर्ग, अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो, मतलब दो भुजा कौन बच गई, एक ए सी और एक क्या बच गई, बी सी, इसके बराबर हो। अगर कभी ये कंडीशन आपको मिले, जो अभी इस त्रिभुज में क्या हो रहा है, मिल रहा है, अगर ऐसा मिले तो इसका अर्थ है कि कर्ण जो बड़ी भुजा है उसके सामने के कोण क्या होते हैं, समकोण। बड़ी भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, समकोण। तो इसीलिए ये कोण कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो ये क्या हुआ आंसर, वो किसका यूज किए हैं, पैथागोरस विलोम का। आइए नेक्स्ट।
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, चतुर्भुज के चारों कोण। अब बताइए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो ऐसे 360 डिग्री होता है, लेकिन इसका एक फार्मूला भी होता है जिससे हम बना सकते हैं। जैसे क्या होता है, n-2 गुना 180। इससे हम कोई भी आकृति है ना, बंद आकृति, उसके कोणों का योग निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई बंद आकृति की बात की है तो कम से कम त्रिभुज होना चाहिए, 3 भुजा वाला, या तो उससे अधिक। 2 भुजा वाला नहीं निकालने लगिएगा। मान लीजिए चतुर्भुज है तो उसमें 4 भुजा है ना, तो n भुजाओं की संख्या होती है। n क्या होती है? भुजाओं की संख्या। ये n जो है ना, n ये क्या है? भुजाओं की संख्या। चतुर्भुज में कितने भुजा होंगे? चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगे। तो चतुर्भुज में 4 भुजा होंगे तो यहाँ n की जगह क्या रखिएगा? 4 माइनस 2 गुना क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा ना, गुना 180 तो कितना हो जाएगा? 180 गुना 360 डिग्री। ठीक है। अब मान लीजिए तो त्रिभुज में निकालने लगे, यही फार्मूला लगा है, तो n-2 गुना क्या होगा? 180 होगा ना। तो त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग 180 होता है। आप जानते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है ना। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? त्रिभुज के लिए दिखा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। त्रिभुज में 3 भुजा है तो 3-2 अब गुना क्या लिखिएगा? 180। अब बताइए 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा ना, 1 गुना 180। इसलिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, दुनिया के किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, एक त्रिभुज है PQR में PQ बराबर QR है। ठीक है, एक त्रिभुज है PQR नाम का, ले लेते हैं एक त्रिभुज PQR नाम का, यहाँ पे लिए, और इसमें क्या है? PQ QR बराबर है। तो ये PQR एक त्रिभुज है, P है, Q है और ये क्या है? R है। ठीक है, PQ और QR बराबर है। PQ मतलब ये जितना है ना उतना ही ये है, दोनों क्या है? बराबर है। अब देखिए, एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये एक उपप्रमेय है, त्रिभुज उपप्रमेय बताता है। एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। तो अब गौर से देखिए, बराबर भुजा कौन है? PQ और QR। तो इसके आमने सामने कोण बराबर होंगे। तो PR के सामने के कोण, PR भुजा के सामने का कोण Q है ना, और PQ भुजा के सामने का कोण R है ना, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब Q कोण 40 है। Q कोण क्या है? 40। ये लिखा हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। ये कितना लिखा हुआ है? 40। Q कोण 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है P कोण कितना होगा। आपसे ये पूछा है, ये कोण पूछा है कि ये कोण बताइए, ये कोण कितना होगा, ये पूछ रहा है। अब एक चीज़ बताइए, ये 40 है और ये कोण इस कोण के बराबर है, मतलब कोण Q बराबर है किसका? कोण P का, और कोण R का। तो कोण R भी 40 होगा ना, ये भी कितना होगा? 40। वो 40 है तो ये भी 40 होगा। अब 40-40 80 हो गया ना। और एक त्रिभुज में कुल कितने के कोण बनते हैं? अंतः कोण 180। कुल अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 80 हो गया है ना, तो इसका अर्थ है कोण P कितना डिग्री होना चाहिए? 100 डिग्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 100 डिग्री। तो कोण P कितना डिग्री होगा? 100 डिग्री ही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? अभी आप पढ़ के आए थे 180 डिग्री, वहाँ पे आपको सिखाया भी दिए थे। आइए नेक्स्ट, कह रहा है कि L समांतर M है, ये L है और ये क्या है? M है। तो A का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? A का मान। अब देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये दो कोण है ना, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अब एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक कोण इसका क्या है? 3A प्लस क्या है? 60 डिग्री, और दूसरा कोण क्या है? 4A प्लस कितना डिग्री? 40 डिग्री। अब आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया, यहाँ से A का मान निकालना है, तो क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है, इस तरह के कोण। उसी तरीके से यहाँ बने कोण के बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के क्या होंगे? बराबर, ठीक है। उसी तरीके से ऊपर वाले कोण अगर देखिएगा यहाँ पे, ये जो कोण यहाँ बन रहे हैं, यहाँ वाले,
ठीक है, ऊपर वाले, ये ऊपर वाले के क्या होंगे, बराबर। ठीक है, उसी तरीके से और देखिएगा तो ये जो कोण बन रहे हैं यहाँ वाले ऊपर वाले, ये उस ऊपर वाले के क्या होंगे, बराबर। चलिए आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 3a हुआ ना, +4 है, इधर आएगा तो क्या होगा, -4 है, बराबर कितना डिग्री है, 40 डिग्री, +60 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, -60। ठीक है, ये कितना हो गया, -2a ना, 4a में से 3a गया, सॉरी -a गलत लिख दिया, -a, और ये कितना हो जाएगा, 60 में से 40 गया तो -20 डिग्री, माइनस कैंसिल आउट होगा ना, तो a का मान क्या आया बताइए, 20 डिग्री। तो आपको क्या चाहिए, a का मान ना वो कितना डिग्री होगा, 20 डिग्री। तो इसका सही जवाब कितना डिग्री होगा, 20 डिग्री। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, कह रहा है त्रिभुज ABC में ABC तथा DEF में AB बटे D, मतलब एक त्रिभुज ABC की भुजा AB है और DEF की भुजा क्या है, D है। फिर ABC त्रिभुज की भुजा और EF त्रिभुज DEF की भुजा है, मतलब दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजा है ना वो अनुपातिक है। क्या दिया गया, दोनों त्रिभुज की संगत भुजा क्या, अनुपातिक, और वो अनुपातिक भुजा जो है ना वो बराबर भी है, 5/7 है, मतलब सब भुजा का अनुपात क्या है, बराबर। मतलब AB बटे DE का अनुपात भी 5/7 है, BC बटे EF का अनुपात भी 5/7 है, और AC बटे DF का अनुपात भी 5/7 है, मतलब अनुपातिक भुजा जो है ना वो बराबर है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब बताइए, ये जो भुजा दी गई है इसका वर्ग ही तो क्षेत्रफल होता है, इस भुजा का वर्ग ही क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इसका वर्ग करिएगा ना, तो 5 का वर्ग क्या होगा, 25, और 7 का वर्ग क्या होगा, 49। ये आंसर हो गया ना आपका 25:49। क्यों, क्योंकि भुजा का वर्ग जो होता है वो चीज क्षेत्रफल होता है, तो भुजा का वर्ग ही क्षेत्रफल होता है, तो 25:49। कई बार क्वेश्चन अगर स्मार्ट वर्क करे ना बोर्ड, तो इसको क्या कर सकता है, उल्टा सकता है, पहले ये पूछ लेगा उसके बाद वो, मतलब क्वेश्चन चेंज कर देगा, ऐसे पूछ लेगा, दिया रहेगा ऐसा लेकिन पूछ लेगा क्या, ये त्रिभुज DEF का अनुपात बताइए किसके साथ, मतलब पहले कहेगा त्रिभुज DEF का अनुपात बताइए त्रिभुज किसके साथ, ABC के साथ, जो यहाँ नहीं पूछा है, तब ये अनुपात उल्टाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, 49:50, लेकिन 50 नहीं 25, ये आपसे पूछा नहीं है, इसलिए हम इसको ना इस बॉक्स में घेर दिए, ये फ्यूचर में पूछ सकता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात पूछ रहा है। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया, संगत माध्यिकों का अनुपात पूछ रहा है। तो अभी आप पढ़े थे संगत माध्यिका का वर्ग ही क्षेत्रफल होता है, संगत माध्यिका का वर्ग कर दिएगा ना तो क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका अर्थ ये संगत माध्यिकाओं के वर्ग से बना है, संगत माध्यिकाओं के किससे बना है, वर्ग से। तो बताइए 121 किसके वर्ग से बनता है, 11, और अब बताइए 64 किसके वर्ग से बनता है, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11:8। तो इसका सही जवाब क्या है, 11:8। आइए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4√3 सेंटीमीटर, इसकी परिमिति क्या होगी। तो एक समबाहु त्रिभुज है ना, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी सब भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं, चलिए आइए, तो ड्रॉ कर दिए एक समबाहु त्रिभुज। तो हमने समबाहु त्रिभुज का कुछ नामकरण कर देते हैं। तो हम सबसे पहले नामकरण पे आते हैं। इसका नाम है ABC नाम का एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल लिखा है 4√3। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिएगा, तो क्या यूज करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है जो मेंसुरेशन में पढ़ना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की सब भुजा बराबर होती है, ये A है, ये भी A है और ये भी क्या होती है, समबाहु त्रिभुज वो है जिसकी सारी भुजा क्या होती है, बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4, भुजा क्या है A, तो A², √3/4 गुना A²। ये समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो कितना लिखा हुआ है, 4√3, और बराबर क्या लिखा हुआ है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब बताइए ये √3
इसके नीचे 1 छुपा है ना, ये √3 भी ऊपर है, ये √3 ऊपर है, तो कट जाएगा ना, ये कट गया। तो यहाँ से 4 से 4 का गुना हुआ, तो 4 गुना 4 16 बराबर क्या हुआ a²। यहाँ तो ये निकल गया, 16 बराबर क्या निकला a²। अब यहाँ से ना हम क्या कर लें, सबसे पहले हम यहाँ से 16 बराबर a², मतलब a² बराबर 16 हुआ ना, a² बराबर क्या हुआ 16, और यहाँ से a का मान निकालिएगा तो 16 पे क्या दीजिएगा √² हटेगा तो दूसरी तरफ रूट जाएगा, तो इसका मान क्या निकला 4, प्लस में क्या आया 4, तो मतलब a का मान 4 आ गया। अब इसका परिमाप पूछ रहा है ना, परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 3a, तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजा बराबर है ना, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप, फार्मूला है ये। क्या होता है 3a, 3 गुना 1 भुजा, तो 3, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती है, ए है ए है ए है। परिमाप होता है कि सब भुजाओं का योग, किसी भी आकृति का परिमाप मतलब उसमें जो भुजा है उसका क्या करना होगा योग, तो ये तीनों ए को जोड़िएगा, ए 3 बार जुटेगा तो 3a, ए का मान 4 आया है, तो 4 तिया कितना आया 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था इसलिए आंसर सेंटीमीटर में होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। आइए कह रहा है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार b हैं और बराबर भुजा a हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को सबसे पहले एक बार, तो हम यहाँ बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया आपके सामने है, ये a है, ये b है और ये c है, ABC, इसका आधार b है, इसका आधार b है, तो इसका आधार b है, ये आधार b है, तो आप इसको डिनोटेट कीजिए किससे b से, ठीक है। और बराबर भुजाएं a हो, मतलब ये a है और ये भी क्या है a है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा है। अब ये बताएं ये समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर दोनों भुजा बराबर है ना, और इस बराबर भुजा से जो लंब खींचा गया है इस आधार पे जो लंब डाले हैं 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, ठीक है। ये कोण समद्विभाजक रेखा है, ये भी कह सकते हैं, मतलब ये कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है, साथ ही साथ भुजा को भी 2 बराबर भागों में क्या कर रही है बांट रही है, क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो जितना भुजा ये होगा उतना ही भुजा कौन होगा ये होगा। तो ये बताइए b माना गया है तो ये कितना हो जाएगा, अब इसका मान क्या हो जाएगा, अगर ये भुजा देखिएगा तो, अगर इसको देखिएगा तो ये b/2 हो जाएगा आपको, ये b/ क्या हो जाएगा 2, और ये भी क्या रहेगा b/2, अब पूरी भुजा का माप क्या रहेगा b रहेगा। आइए हमको ना इसका ये h निकाल के बताना है, सॉरी पहले h निकालना है और फिर क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब देखिए h निकाल लेते हैं पहले, तो h का मान क्या होगा, h बराबर क्या, h बराबर फार्मूला होता है p² प्लस b², क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना ए बी, कोई नाम नहीं है तो यहाँ डी नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो ए बी डी नाम का एक समकोण त्रिभुज है, तो एच का फॉर्मूला होता है p² प्लस b² पे √। तो अब देखिए p क्या होगा, p वो होगा, ये देखिए ये h निकाल रहे हैं तो p जो होगा ना वो क्या होगा, p को हम सबसे पहले देखेंगे तो h नहीं निकाल रहे हैं, एक सेकेंड रुकिए, ये h ऊंचाई है, एस नहीं, एस तो कर्ण है, हम निकाल के आ रहे हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे p परपेंडिकुलर p, तो p का फॉर्मूला क्या लगाएंगे h² माइनस b²। अब आप h को देखिए, h क्या है 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने a है ना, ए बी एच है और ए बी का मान क्या दिया a, तो a h हो जाएगा a, और h पे स्क्वायर है तो a पे भी क्या होगा स्क्वायर। b का मान क्या हो जाएगा, b वो है नीचे में जो आधार दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी डी में आधार क्या है ए बी डी में, छोटा वाला जो त्रिभुज है बी डी, और बी डी क्या है b/2 इसका स्क्वायर,
और इस पूरे पे क्या हो जाएगा रूट। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो रूट हुआ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस बी पे स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा 2 पे स्क्वायर, 2 दूना 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 और 4 का लॉस क्या होता है 4, तो नीचे में 1 है ना, तो 4 से ए स्क्वायर का गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस के जगह माइनस, और ये नीचे 4 है ना, 4 से 4 में भागा देंगे 1 होगा, और 1 से बी स्क्वायर का गुना बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले पे रूट रह ही जाएगा, नीचे में 4 है ना, 4 पर से रूट हट जाएगा और वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको रिजल्ट क्या दिखेगा, रिजल्ट आपको दिखेगा इसका रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे में रूट नहीं दिखेगा, बटे दिखेगा 2। ये किसका मान निकला है पी का। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, कहिएगा कौन सा, तो हम फार्मूला यूज करेंगे क्षेत्रफल निकालने का। तो हम एक फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है BC और ऊंचाई क्या है AD। अब 1/2 की जगह 1/2, BC का मान देखिए क्या है, BC का मान तो B है ना, BC आधार, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं इस फार्मूला से, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई निकला है ना अभी, वो क्या निकला है रूट के अंदर है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में क्या लिखा हुआ है 2। अब ये 2 और 2 का गुना हो जाएगा तो नीचे तो 4 हो जाएगा, ऊपर में ये रह जाएगा, ऊपर में क्या रहेगा b, रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटे में क्या दिखेगा आपको 4। ये जिस ऑप्शन में है वही आपका आंसर है, और ये ऑप्शन किस में है डी में है, तो सही जवाब कौन सा है डी है। आइए, यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो ये तो सीधा दिख रहा है, अगर एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्ग के योग के क्या है बराबर है, तो समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है समकोण, तो इसका अर्थ है आपको ये समकोण त्रिभुज हो रहा है, तो समकोण त्रिभुज हो रहा है तो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, आपको ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अब आप बात कीजिएगा कि ये त्रिभुज ABC में ये A है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब देखिए AC स्क्वायर मतलब बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा हुआ ना AC स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, अन्य 2 भुजा के वर्ग क्या है बराबर है, तो समकोण त्रिभुज में होता है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने का कोण जो होता है, मतलब AC के सामने कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस विलोम से क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्या आंसर होगा आपका 90 डिग्री। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा पूछी गई है। समबाहु त्रिभुज है ना, अच्छा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज को देखिएगा, तो समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं जिसकी मतलब कि सब भुजा की माप क्या होती है बराबर। तो इसमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है वो लिखा हुआ है, कितना लिखा है 36√3। अब इसका फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को A बोल रहे हैं तो A स्क्वायर बराबर क्या होगा 36√3। √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये यहाँ बच गया A स्क्वायर बटे क्या 4 और बराबर 36 बटे क्या 1। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो A स्क्वायर से 1 का गुना हुआ A स्क्वायर, और ये हो गया 36 गुना क्या 4। अब यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये A स्क्वायर 1 है, A स्क्वायर हटेगा, यहाँ से हटाइएगा तो A बराबर क्या हो जाएगा रूट पे 36 गुना क्या 4,
36 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 6, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, इस पूरे पे रूट। तो 2 बार 6 है ना, तो रूट के बाहर एक बार 6 आ जाएगा। 2 बार 2 है ना, रूट के बाहर एक बार 2 आ जाएगा। 6 दूना कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। इसका क्या हुआ आंसर। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है, त्रिभुज के कोण है। दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन से चेक कीजिए, इस दोनों कोण एक 40 है, एक पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं ए ऑप्शन में, एक 40 है और एक 45 है। 40 45 जोड़ेंगे, योग मतलब जोड़ना, 85 होगा। तीसरे के बराबर है 90 के बराबर नहीं, ये दोनों का जोड़ 85 हो रहा है, ये 90 है, तो ये गलत हो गया ना। आइए इसको चेक करते हैं, 20 और 70 दोनों को जोड़िए, 90 हुआ, और तीसरा भी 90 है, ये तो बराबर हो रहा है, तो ये लग रहा है अभी सही है। लेकिन बाकी को चेक कीजिए पहले, 70 और 40, 40 और 70 जोड़िए तो 40 70 110, क्या यहाँ 110 है, नहीं, तीसरा में 110 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक कीजिए, 20 और 60 80 है ना, क्या यहाँ 80 है, नहीं, यहाँ 100 है। 20 और 60 दो कोनों का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए, तो 20 और 60 का जोड़ 80 है, यहाँ 80 होना चाहिए, नहीं यहाँ 100 है, तो ये भी नहीं है। तो उसके अनुसार आंसर क्या हो रहा है, सी बी ऑप्शन, क्योंकि 20 और 70 को जोड़ते हैं तो 90 होता है, तीसरा कोण भी 90 है। अब दो उसका अंतर 50 होना चाहिए, इन दोनों कोणों का अंतर क्या होना चाहिए 50। तो आप इसको घटा के भी देखिएगा ना, क्या करके देखिएगा, घटा के, तो कितना आता है, 70 में से 20 घटाइएगा तो कितना डिग्री आता है 50। तो इसका अर्थ है कि सही ऑप्शन बी ही है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ईजी है। इस तरह का जो कोण बनता है, इस दोनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 होता है। दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। 3D प्लस, ये संगत कोण है और इस दोनों का जोड़ 180 होता है, तो 3D प्लस 50, और प्लस क्या लिखिएगा 2D प्लस 20 बराबर क्या लिखिएगा 180। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 3D 2D जुटा तो कितना हो गया 5D, और ये पे यहाँ हो गया 20 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 70 डिग्री, अब बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे अगर चेक कीजिएगा तो ये हो गया 5D, ठीक है, ये हुआ 180 और प्लस 70 है, उधर जगह तो माइनस 70 डिग्री होगा, और यहाँ से D का मान निकल रहा है 180 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 110 डिग्री, और बटे D में 5 से गुना था ना, तो 5 इसके नीचे आ जाएगा, कितना और कटेगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 22 बार में, तो D का मान कितना डिग्री आ रहा है 22 डिग्री। ये आपका क्या है आंसर, जो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो आपका सही जवाब ए ऑप्शन है। आइए अब आते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन पे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आप कंसेप्ट के साथ क्वेश्चनों को सीखे हैं सॉल्व करना। इससे क्या हुआ कि आपका जो ट्रायंगल टॉपिक है ना, ये मजबूत हो गया। इसका फ़ायदा आपको 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चनों में भी मिलेगा। इसलिए आप हर हाल में कंसेप्ट को जरूर सीख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप सेकेंड वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको उतना लाभ वीडियो देखने से नहीं प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो देखने से हमें एक अच्छा मतलब प्रॉफिट मिले, एक अच्छा कंसेप्ट के साथ हम उसको ट्रायंगल के टॉपिक को मजबूत करें, तो आपको फर्स्ट वीडियो हर हाल में देखना ही पड़ेगा। आते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन पे, क्योंकि मोटिवेशन के बिना जीवन की सफलता अधूरी मानी जाती है। जीवन की सफलता तभी होती है या हम सफल तभी होते हैं जब हमारे अंदर मोटिवेशन बना रहता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते हो। ये मोटिवेशन लाइन हमें ये बताता है कि कई बार लोग आपको बताएंगे कि बाबू तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है, तुम नहीं सीख पाओगे, तुमसे नहीं होगा। ठीक है, ये सब डराने की बातें हैं और ये सब ऐसी बातें हैं क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लोग आपको जब मिलते हैं, ये लोग आपको हमेशा आपकी सफलता से खुश नहीं, आपकी असफलता से खुश हो जाते हैं। ठीक है,
तो सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलताओं के लिए आपको हर हाल में मेहनत करना होता है। तो जीवन की खुशी आपको उस दिन महसूस होगी जब आपके पास एक अच्छा रिजल्ट होगा, एक अच्छा नॉलेज होगा, एक अच्छा मतलब एक अच्छी सफलता आपके हाथ में होगी। तो इसलिए ना अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए और अपने आप को हमेशा एक्टिव रखिए। एग्ज़ाम का टाइम है, खूब पढ़िए। आइए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और ना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो लाइक का प्यार है ना, ये हम सबको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए कि हम आपके लिए कुछ कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।